गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 हिंदी पार्ट 4। इसका शीर्षक है साधु सिंह। पाठ का शीर्षक है साधु सिंह और इस पाठ में कवि हमें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी आज़ादी के समय की एक घटना को जिक्र करके इस पाठ में अपने रचना में बताने का काम किए हैं कि आज़ादी के दीवाने और हमारे देश के उस समय के लोग आज़ादी को पाने के लिए साधारण से साधारण व्यक्ति और ऊंचा से ऊंचा व्यक्ति, उसमें न उम्र का ख्याल था, बच्चा बूढ़ा जवान सभी लोग, महिलाएं और खेती से जुड़े हुए अन्य कार्यों से जुड़े हुए से लेकर के महान महान विद्वान लोग भी, सब लोग के अंदर कैसी एक दीवानगी आ गई थी आज़ादी के प्रति और आज़ादी पाने के प्रति। उसी संदर्भ में एक छोटी सी रचना कवि हम लोगों को इस पाठ में बताने का काम कर रहे हैं। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इसमें दिया हुआ है, हम आप लोगों को पहले भी कहते हैं कि जो कोष्ठ में दिया हुआ है 5 लाइन, उसको पढ़िएगा। पूरे पाठ का सारांश ही उसमें आ जाता है कि पाठ में दिया क्या गया है। तो इसमें है कि केवल सीमा पर लड़ते हुए जान गंवा देना ही देशभक्ति नहीं है। केवल सीमा पर लड़ते हुए जान गंवा देना ही देशभक्ति नहीं है, बल्कि देश में कहीं भी रहकर लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना भी देशभक्ति ही है। देश में कहीं भी रहकर लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना भी देशभक्ति ही है। अब इन वाक्यों का अर्थ क्या हुआ, आप लोग इन वाक्यों से क्या समझेंगे? तो इन वाक्यों का व्यापक अर्थ हो जाएगा। समझाने पर आधा घंटा भी कम पड़ेगा, लेकिन जो जरूरियात चीज है जो इससे निकल करके आ रहा है वो आप लोगों को मैं बताने का काम कर दे रहा हूं। बच्चों, आप लोगों के मन में भी यही सब भावना आता होगा कि देश के लिए, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़कर अपनी जान तक गंवा देना और दुश्मनों के जान ले लेना, सिर्फ एक इसी कार्य से देशभक्ति नहीं की जा सकती है, बल्कि देशभक्ति और देशभक्त होने के लिए हर क्षेत्र से आपको अलग अलग लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी और अपनी भारत माता की एकता, संप्रभुता और अपने देश की आज़ादी को बनाना पड़ेगा, अक्षुण्ण रखना पड़ेगा। तो कुछ लोग टोलियां बना करके लोगों सड़कों पर रैलियां निकाल करके लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करके कविता के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, लेखक लोग अपने लेखों के माध्यम से और बड़ा से बड़ा कवि और छोटा से छोटा गवई कवि भी वैसा कार्य उस समय करने का काम किए थे लोग, जिसके कारण आज हम लोग आज़ाद भारत में चैन की सांस ले रहे हैं। तो इसमें यह जरूरी नहीं है कि हम केवल सीमा पर लड़ करके ही आज़ादी को बचाएंगे या आज़ादी को पाएंगे। उसके लिए हर जगह, हर क्षेत्र में हम लोगों को अपने अपने स्तर से जिसके पास जिस कार्य को करने की क्षमता है उस कार्य को करके ही अपनी आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सकता है। जैसे कि आप लोग पढ़िएगा आगे तो आप लोगों को इतिहास के बारे में जब पता चलेगा, तो गांधी जी जब रैलियां निकालते थे तो उस रैली को करने के लिए हजारों हजार लोगों की टोलियां होती थी, खाना के लिए, पानी के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए, पैसे की आवश्यकता होती थी। तो आप लोगों को मैं बता दूं
कि उस समय की घरेलू महिलाएं, गांव में रहने वाली महिलाएं जो कि दूध बेच करके, गौ पालन करके, छोटे मोटे कार्य करके 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया या अपने पास जो कि उनको अपने परिवार के द्वारा से छोटे मोटे गहने मिलते थे, उन गहनों को, उन पैसों को बिना किसी हिचक के गांधी जी के कदमों में, उनकी झोली में आज़ादी की लड़ाई को धारदार बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और हर संकट का सामना करने के लिए बेहिचक दान दे दिया करती थी। और ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि हजारों लोगों ने अपनी शीश तक भी कटा दी बिना उफ तक किए, और पुलिस की लाठियों से, गोलियों से, अंग्रेजों के जुल्म से हजारों हजार लोग उस समय शहीद होकर के भारत माता की आज़ादी को पाने का काम किया। आगे देखिए, इस पाठ में एक बहुत छोटा सा उदाहरण है साधु सिंह के बारे में, जो कि एक गंवई व्यक्ति है, और वह गंवई व्यक्ति होते हुए भी आज़ादी के लड़ाई में जन जागरण का काम करने का काम इतना खुशी से, इतना तन्मयता से और इतना दिलेरी से करता है कि कभी उसकी रचना को लिख करके हम लोगों को बताने का काम किए हैं। तो जैसा कि अब पाठ पर आइए, साधु सिंह कचहरी में खड़े हैं। आज़ादी के पहले 1930 का सत्याग्रह चल रहा था और मजिस्ट्रेट या जज उनसे पूछते हैं कि साधु सिंह, तुमने दफा 44 तोड़ी है, तुम्हें मंजूर है? इस पर साधु सिंह कहते हैं कि मैं क्यों तोड़ता उसे। कचहरी में सन्नाटा छा गया। देश में 1930 में सत्याग्रह चल रहा था, पूरे देश में 1930 का सत्याग्रह चल रहा था। देश में बलिदान की भावना जागृत हो उठी थी। स्वयंसेवक खुशी खुशी गिरफ्तार होते, अदालत में उन्हें पेश कर पुलिस का आदमी उनके अपराध की घोषणा करता, जो नियम था उसके अनुसार कार्रवाई होती और मजिस्ट्रेट के पूछने पर वे हाँ कहते, सजा सुनाई जाती और 15 मिनट में मुकदमा निपट जाता। न इसके लिए पुलिस कुछ तैयारी करती, न कोर्ट इंस्पेक्टर कोई नजीर टटोलता, यहाँ तक कि पुलिस कोई गवाह भी साथ न लाती। ठीक ही तो है, जब अपराधी को स्वयं अपराध मान्य हो तो प्रमाणों का संग्रह कोई क्यों करे। अब इन चीजों से आप लोगों ने क्या जाना? कुछ नहीं। इन चीजों से आप ये जानिए कि कचहरी में जिस पर मुकदमा है, दफा लगा हुआ है, वह भारत माँ का सपूत, आज़ादी का दीवाना, शहर से ही अपने अपराधों को स्वीकार कर लेता था कि हाँ, हमने जन जागरण करने का काम किया, हमने आंदोलन चलाने का काम किया, हमने लोगों को जागृत करने का काम किया कि अय देशवासियों, उठो, भारत माता की अस्मिता को बचाओ और आज़ादी पाने के लिए सब लोग तन मन धन से लग जाओ। अब इसमें कौन सी पुलिस की भूमिका रहती, कौन सी वकील की जरूरत पड़ती, जबकि यह अपराध करने वाला, अंग्रेजों के नज़रों में यह अपराध करने वाला स्वयं में ही अपना अपराध स्वीकार कर लेता। इसीलिए इस वाक्यों के जरिए कवि कह रहे हैं कि 15 मिनट में मुकदमे का निपटारा हो जाता और सजा मिल जाती है। लोग उस सजा को खुशी खुशी सहर्ष स्वीकार भी कर लेते थे। लेकिन उस दिन साधु सिंह ने अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो परंपरा का यह प्रवाह रुक सा गया। जैसे राह चलते चलते आदमी के पैरों में कांटा चुभ जाए। मजिस्ट्रेट प्रमाणों का अभाव कहकर साधु सिंह को छोड़ दे तो अंग्रेज कलेक्टर की ऐसी झाड़ पड़े कि तरक्की के कई मंसूबे झड़ जाएं और मुकदमे को मुलतवी करे, तो उसका कारण क्या बताए। आज के मुकदमे में साधु सिंह ने अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट महोदय फेरा में फंसे हुए हैं
कि अगर जो इस मुकदमे में हम इसको सजा नहीं देते हैं तो हमारे ऊपर के जो साहब हैं वे हमारा प्रमोशन रोक देंगे, और अगर मुकदमे को बंद कर दें तो उसका कारण क्या बताएं। चंद्रधर जियाल नाम का एक घाघ मजिस्ट्रेट जो कि साधु सिंह के केस को देख रहे थे और उनके अदालत में साधु सिंह का केस चल रहा था, उसने साधु सिंह को गौर से देखा। एक सीधा अनपढ़ किसान सोचा यह झूठ तो बोल नहीं सकता, फिर बात क्या है। पूछा, मिस्टर साधु सिंह, तुम्हें पता था कि देवबंद में दफा 44 लगी हुई है? उत्तर मिला, लगी होगी, मैं तो सारे बाजारों में नारे मारता फिरा, मुझे तो वे कहीं दिखी ना। साधु सिंह से मजिस्ट्रेट पूछता है कि पूरे देवबंद में दफा 44 लगी हुई है और आप सारे बाजारों में नारा लगाते फिरे। इस पर साधु सिंह ने क्या उत्तर दिया कि लगी होगी, मैं तो सारे बाजारों में नारे मारता फिरा, मुझे तो कहीं दिखी ना। उत्तर मिला, डिप्टी साहब तुम मुझे बातों में ना उलझाओ, मन ने और चाहे जो करा हो पर थारी मीन तुम्हारी होता है। यहाँ पर कुछ भाषा चेंजिंग है, दूसरे स्टेट का भाषा है जो कि हरियाणा और राजस्थान में प्रयोग की जाती है। तो इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से आप लोग, उसका हिंदी भी दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ने का कोशिश करिएगा और दिमाग में बैठाने का काम कीजिएगा। थोड़ा हिंदी से अलग हट करके ये भाषा है जो कि हरियाणा और राजस्थान साइड में बोली जाती है। डिप्टी साहब तुम मुझे बातों में ना उलझाओ, मन ने मिन मैंने और चाहे जो करा हो पर थारी मिन तुम्हारी, वह दफे 44 नी तोड़ी। मैं गांव से आके मिन आकर आश्रम में गया, वहां रात में मारे पंडित जी का मतलब हुआ मेरे पंडित जी ने उपदेश दिया, अक मीन की महात्मा गांधी का हुक्म है, गाली गुस्सा तोड़ फोड़ और मीन और मारपीट से बचना चाहिए। फिर भला मैं किक्कर मीन कैसे तोड़ देता दफे 44। सच्ची बात कहूँ डिप्टी साहब, बुरा तो नहीं मानियो ना, पर यो थारा मीन फिर तुम्हारा होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पुलिस वाला बिल्कुल झूठा है। साधु सिंह ने आंसर दिया कि मैंने किसी को न तोड़ा न कोई गलती किया, मैं तो गांव से आकर आश्रम में था, वहां आश्रम में पंडित जी ने उपदेश दिया कि महात्मा गांधी का हुक्म है कि गाली गुस्सा फोड़ और मारपीट से बचना चाहिए। फिर भला मैं कैसे तोड़ देता दफे 44। जब ये सारे कार्य करने ही नहीं हैं गांधी जी के आदेशानुसार, तो मैं दफा 44 को कैसे तोड़ा। सच्ची बात कहूं डिप्टी साहब, बुरा तो ना मानियो, पर वो थारा पुलिस वाला बिल्कुल झूठा है। आपका जो पुलिस वाला है मजिस्ट्रेट साहब, वह झूठा है और हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मजिस्ट्रेट को बहुत जोर से हंसी आ रही थी, पर उनका मतलब किनारे लग रहा था। अपने को संभाल कर उसने पूछा, ठीक है, फिर मंगल को तुमने क्या किया साधु सिंह? अजी मैं करता क्या, बस सतूत मीन सहतूत होता है, सहतूत पेड़, सहतूत की एक डंडी पे कांग्रेस की झंडी बांधकर महात्मा गांधी की जय बोलता, सारे बाजारों में चक्कर काटन मीन काटने लगा। थारे तो मैं सच बताऊं, मैं फिरा, फिर पर कसम गंगा जी की जो मरने व दफा 44 कभी मिली हो। झूठ मैं बोलता नहीं, फिर भी वह टूट गई हो तो मुझे पता नहीं, तुम उसके वास्ते मुझे माफ कर दो। हरियाणवी भाषा में लिखा हुआ है, उसको हिंदी में मैं आप लोगों को खूब अच्छी तरह से समझा दे रहा हूं, सिर्फ आप लोग ध्यान से सुनिए
और 2-3 बार मिलाइए कि मैंने क्या बोला, क्या समझाया। साधु सिंह कह रहे हैं कि मैं क्या करता, मैं तो एक सहतूत की छोटी सी डंडी लेकर के कांग्रेस पार्टी की झंडी बांधकर महात्मा गांधी की जय बोलता, सारे बाजारों में चक्कर काट रहा था। मैं सभी जगह फिरा मीन घूमा, तो कसम गंगा जी की जो मन्ने वह दफा 40 कभी मिली। गांव का सीधा सच्चा आदमी था। वह सोच रहे हैं साधु सिंह जी कि दफा 44 कोई आदमी होगा जिसे मैंने तोड़ दिया, फिर कोई सामान है जिसे मैंने तोड़ दिया। और इसी पर वह कहें कि हम तो सिर्फ महात्मा गांधी की जयकारा लगा रहा था, हमको तो कहीं दफा 44 मिली ही नहीं, फिर मैं उसको तोड़ता कैसे। और ऊपर से गांधी जी का हुक्म था कि कहीं कोई तोड़ फोड़ और गलत कार्य नहीं करना है, तो ऐसे में मैं कैसे तोड़ सकता हूं दफा 44। और झूठ भी मैं नहीं बोलता, फिर भी वह टूटगी हो तो मुझे पता नहीं, तुम उसके वास्ते मुझे माफ कर दो, आप इसके लिए मुझे माफ कर दें। आज आप लोगों को मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, अगले वीडियो में इस पाठ को पूरा करूंगा। तब तक आप लोग एक चीज और सुन लीजिए, यहाँ पे शब्दार्थ लिखे हैं। देखिए शब्दार्थ आपके बुक में भी है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा हमको भी पढ़ाते वक्त सहूलियत होगी और आप लोग को जानकारी देने में भी सहूलियत होगी, जिसके कारण मैं यह लिखता हूँ। और आप लोग इसको लिखिएगा भी और याद भी कीजिएगा। मुहावरे और लोकोक्ति, जिस प्रकार इंग्लिश में वर्ड मीनिंग याद करते हैं और ग्रामर से जुड़े चीज याद करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये छोटे छोटे मुहावरे जो कि पाठ में आए हुए हैं, इन सबको याद करने से आपको होगा क्या कि मैट्रिक तक जाते जाते, 10th क्लास तक जाते जाते आपको हिंदी में इतनी ज्यादा जानकारी हो जाएगी मुहावरों और लोकोक्तियों के बारे में कि फिर जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूं वैसे ही आप लोग भी दूसरों को समझाने लगिएगा और हिंदी को बेहतर ढंग से जान पाइएगा। इसलिए मुहावरे और लोकोक्तियों और शब्दार्थ दोनों को ही ध्यान से आप लोगों को याद करते चलना है। और अभी तो लॉकडाउन है, इसमें दिन भर आप लोगों को छुट्टी मिल रही है, तो बाबू खेल कम पढ़ाई ज़्यादा, खेल के समय खेल और बाकी दिन भर रात 10 बजे तक पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। अन्यथा समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय बीत जाएगा, कोई कोरोना का बहाना नहीं मानेगा। जब आप एग्जाम में बैठिएगा उस समय एग्जाम में जो लिखिएगा वही आप पाइएगा। इसलिए बारंबार अनुरोध है कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। धन्यवाद।